बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 7, your subject is General Science. So students, first of all, open your books. Have you opened your books? स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने अपनी रीडिंग कंप्लीट कर ली थी। आज हमने एक्सरसाइज करनी है। सो तमाम बच्चे अपनी बुक खोल लें, पेज नंबर 65। पेज नंबर 65 पर हमारे पास MCQs दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो आज MCQs हैं, जिसकी स्टेटमेंट मैं बुक से पढ़ूंगी और इसकी जो करेक्ट हमारे पास ऑप्शन होगा वो मैं बोर्ड पर लिखूंगी। सो लेट्स स्टार्ट एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1 है, सिलेक्ट द वन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। सॉल्युबिलिटी, कंडक्टेंस, ऑक्सीडेशन, कॉइलिंग ऑफ अ सब्सटेंस। तो उन्हें कहा कि जो डिफरेंट है इसमें आपने वो सर्कल करना है या मार्क करना है उसे। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन डी है, कॉइलिंग ऑफ अ सब्सटेंस, ये डिफरेंट है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद सेकंड है, अ फिजिकल चेंज अकर्स व्हेन आयरन रस्ट, सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इज हीटेड, अ पीस ऑफ वुड बर्न्स, शुगर इज हीटेड स्ट्रांगली। MCQ नंबर 2 में ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड है, अ गैस प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग सॉलिड पोटेशियम क्लोरेट इज हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन। सो स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑक्सीजन। MCQ नंबर 4 है, सिलेक्ट ऑल दैट हैपन ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। अ टेम्परेरी चेंज अकर्स, composition of the substance is changed, properties of the substances are changed, new substances with different properties are formed. तो स्टूडेंट्स, केमिकल चेंज में हमने पढ़ा कि हमेशा न्यू सब्सटेंस बनता है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद MCQ नंबर 5 है, फ्रीजिंग ऑफ अ लिक्विड इज, यानी कि लिक्विड को फ्रीज करना, ये कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज है, केमिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल चेंज है, नन ऑफ अबव। सो दिस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 6 है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर। जब पानी के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है, जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं, तो स्टूडेंट्स उसमें हमारे पास क्या प्रोडक्ट है? हाइड्रोजन
काफी है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर हमारे पास है 7। A piece of iron is kept in open air for 5 days. A film of corrosion formed over it is iron oxide, iron sulfide, iron chloride, iron hydride। तो हमारे पास जो लेयर आ जाती है थिन फिल्म, आप देखिए कि उसमें वो किस चीज़ की होती है, आयरन ऑक्साइड की। सो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है इसका। During combustion, our substance reacts with hydrogen, water, carbon dioxide, oxygen. Option D है oxygen. Number 9 है the temperature at which a liquid's vapor pressure is equal to the external pressure surrounding the liquid is melting point, boiling point, फ्रीजिंग पॉइंट, हाईएस्ट टेम्परेचर। ऑप्शन बी है इसका करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 10 और लास्ट है सिल्वर प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स मतलब गोज टू, हमारे पास आएगा सिल्वर सल्फाइड प्लस वाटर। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कंबस्शन, रस्टिंग, टार्निशिंग, डिहाइड्रेशन। तो ये प्रोसेस कहलाता है टार्निशिंग। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स ये आपके कुछ एमसीक्यूज थे जिनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। और इसके अलावा जो इसके अंदर आपको दिए गए हैं, ये चैप्टर के अंदर जो आपने खुद से बनानी है वो है ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो आपने खुद बनानी है। एमसीक्यूज आपकी एक्सरसाइज में थे, वो आपने देख लिए इसके आंसर्स। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है डिफाइन द फॉलोइंग। लेट्स सी। डिफाइन द फॉलोइंग में सबसे पहले हमारे पास है डिफाइन द फॉलोइंग। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसे हमने डिफाइन करना है वो है फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज का आंसर आपको मिल जाएगा सी, बुक पेज नंबर 55। तो स्टूडेंट्स फिजिकल चेंज की आपने इसमें डेफिनेशन लिखनी है, तो पेज नंबर 55 देखिए। 55 पेज नंबर पर आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज इन दोनों की डेफिनेशन मिल जाएंगी, क्योंकि हमारा अगला क्वेश्चन केमिकल चेंज के बारे में है। तो टॉप ऑफ द पेज देखिए, यहाँ पर रिकॉल व्हाट यू हैव लर्नड, इसमें दोनों डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। अ चेंज during which the structure of a substance does not change is called physical change, और इसी के नीचे लिखी हुई है केमिकल चेंज की डेफिनेशन। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी पेज नंबर 55 पर है, जो कि उसकी सेकंड लाइन है फर्स्ट क्वेश्चन की। स्टूडेंट्स उसके बाद हमसे जो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो मैं ये डिक्टेट कर रही हूँ, आप तमाम बच्चे उतार लें। A property due to the physical behavior of the substance is called physical property. Chemical property की बात करें तो यह है property associated with the chemical structure of the substance is called chemical property. स्टूडेंट्स उसके बाद हमसे मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पूछा हुआ है। तो मेल्टिंग पॉइंट की आप डेफिनेशन सुन लें। Melting point is the specific temperature of a solid at which it begins to melt. जो कि आपको पता है वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे फ्रीजिंग पॉइंट की देखिए, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टेट चेंजिंग इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। इज इट क्लियर? उसके बाद स्टूडेंट बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पूछी हुई है हमसे, वो है द स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर अ लिक्विड एट विच
It begins to boil and converts from liquid state to gaseous state is called boiling point. उसके बाद हमसे solubility के बारे में पूछा हुआ है, तो स्टूडेंट solubility क्या होती है वो देखिए, पेज नंबर 62 देखिए, पेज नंबर 62, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, पेज नंबर 62। पेज नंबर 62 पे सॉल्युबिलिटी वाले टॉपिक के अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, जिसमें टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सॉल्युबिलिटी का। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन अ सॉल्वेंट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस व्हिच कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम of the solvent at a particular temperature is called and pressure is called solubility. Is it clear? Students, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हमारे से पूछा गया है कि रस्टिंग क्या होती है। ठीक है, तो रस्टिंग क्या है, पेज नंबर 58 देखिए, पेज नंबर 58, पेज नंबर 58 पे रस्टिंग वाला टॉपिक आपको मिल जाएगा, जिसमें आप उसकी सेकंड लाइन देख सकते हैं। रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज ड्यूरिंग विच ऑक्सीजन इन द मॉइस्ट एयर रिएक्ट्स विद द आयरन टू कन्वर्ट इट इनटू आयरन ऑक्साइड, जिसे हम रस्ट कहते हैं, और नीचे उसकी इक्वेशन भी लिखी हुई है, तो आपने इसी तरह इक्वेशन तक लिखना है। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमसे टार्निशिंग के बारे में पूछा गया है, तो ये भी आंसर आपको पेज नंबर 10 का 59 पर मिल जाएगा। पेज नंबर 59 देखिए, टार्निशिंग वाला टॉपिक देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन ऑफ अ ऑक्सीजन विद द अदर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे टार्निशिंग एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन की, यानी टार्निश इज द थिन फिल्म ऑफ कोरोजन दैट फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ सिल्वर, कॉपर, ब्रास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा। द थिन लेयर फॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट्स बाय टार्निशिंग इज डल, ब्लैकिश और ग्रेइश इन कलर। यहाँ तक इसका आंसर बनेगा टार्निशिंग वाले का। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स, उसके बाद हमसे कुछ इक्वेशंस के बारे में कहा गया, कंप्लीट द फॉलोइंग। तो ये मैं आपको बोर्ड पर करवा रही हूँ दूसरी साइड पर, तो ये देखते जाते हैं। सबसे पहले जो हमसे चीज पूछी गई है वो क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे उन्होंने कुछ सिंबल्स यूज किए हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गोज टू वाटर, यानी जो प्रोडक्ट बनेगी हमारे पास वो क्या है, वाटर बनेगा। सेकंड है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, सेकंड है कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो कार्बन डाइऑक्साइड है और हीट। नंबर 3 पे है मीथेन प्लस ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स, ये कार्बन डाइऑक्साइड मैंने दूसरी तरह लिखा है, आप इसको पूरा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है मैं इसको जो है वो साइंस में या सिंबल्स में नहीं लिख रही हूँ, मैं पूरा इसका नेम लिख रही हूँ। तो यहाँ पर आप कार्बन डाइऑक्साइड पूरा ही लिखिएगा। तो स्टूडेंट्स, मीथेन और ऑक्सीजन, इससे हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं इसको इसमें लिख रही हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। आपने इनको स्पेलिंग्स में ही लिखना है। उसके बाद है नाइट्रोजन और हमारे पास है हाइड्रोजन। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, क्योंकि सिर्फ अभी हमने यही बताना है कि हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या आ रही हैं, तो इससे हमारे पास अमोनिया बनेगा। क्योंकि अब आप बड़ी क्लास में इसकी बैलेंस करना और इम्बैलेंस करना पढ़ेंगे, तो उसमें फिर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है।
इसी तरह लास्ट है आयरन एंड सल्फर, आयरन प्लस सल्फर, तो हमारे पास बनेगा आयरन सल्फाइड। तो स्टूडेंट्स आगे आप इनको जो है वो साइंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम थी इसलिए मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को साइन की सिंबल की फॉर्म में लिखा है, और आप इसको क्योंकि आपकी बुक में पूरा लिखा हुआ है यानी नाम उनका, तो आपने पूरा ही लिखना है। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए आपने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के वाटर के स्पेलिंग पूरे लिखने हैं। स्टूडेंट्स उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस देखते हैं। क्योंकि आपकी जो अब एक्सरसाइज है वो काफ़ी इलेबोरेटिव है, उसमें कुछ डिफरेंट पोर्शंस उन्होंने बनाए हुए हैं जिसमें डिफरेंट क्वेश्चंस देकर आपके पूरे चैप्टर को ही कवर किया गया है। जैसे डिफाइन द फॉलोइंग में आपके पास 10 क्वेश्चंस थे, उसके बाद आपने वो इक्वेशन बतानी थी कि हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या आते हैं। अब आंसर द फॉलोइंग में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट आर फिजिकल चेंजेस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आपको मिलेगा, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है मैं बोर्ड पर इन्हें लिख नहीं सकती, आपने इनको जो है बुक पर निशान लगवा रही हूँ, आपने देखना है पेज नंबर 56 और 57 पर इसका आंसर मौजूद है। तो तमाम बच्चे खोलें। सबसे पहले पेज नंबर 56 देखिए, तो फिजिकल चेंज वाला हमारा जो टॉपिक है वहाँ से लेकर, और इसमें जो इसकी एग्जांपल्स हमने वाइल रीडिंग वी हैव लर्न हीटिंग ऑफ जिंक ऑक्साइड, हीटिंग ऑफ निक्रोम वायर, डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर। स्टूडेंट्स इसको निक्रोम वायर भी कहते हैं, नाइक्रोम भी बोलते हैं, तो दोनों तरह इसे प्रोनाउंस किया जाता है। ओके तो आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन है फिजिकल चेंज वाला पूरा टॉपिक जहाँ पर ख़त्म हो रहा है, यानी कि केमिकल चेंजेस से पहले पहले तक ये सारा आंसर इसमें आएगा। सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब रोल ऑफ ऑक्सीजन इन वेरियस केमिकल रिएक्शंस दैट अकर्स नेचुरली। इसका आंसर 57, 58 एंड 59 पर आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं तो इसलिए हाथ से देखा जाए तो इनके आंसर्स हमें यहाँ मिलेंगे। तो सबसे पहले 57 पेज देखिए, जिसमें रोल ऑफ ऑक्सीजन इन केमिकल रिएक्शन एक बाकायदा हेडिंग दी हुई है ब्लू कलर में। वहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसमें कुछ सब टॉपिक्स हैं जैसे कंबस्शन, रस्टिंग, टार्निशिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने टार्निशिंग तक जो है इसको कंप्लीट करना है, यानी इसमें आपके पास 3 टॉपिक आएंगे जिसमें कंबस्शन, रस्टिंग और टार्निशिंग। ये टॉपिक आपने तीनों इसके अंदर लिखने हैं। रोल ऑफ ऑक्सीजन में ये इसकी एग्जांपल्स काफ़ी हैं, क्योंकि आप अगर इसको और इसमें एग्जांपल्स ऐड करेंगे तो वो फिर ऑक्सीजन की नहीं है उसमें एग्जांपल्स, वो जस्ट उन्होंने केमिकल चेंजेस की एग्जांपल्स दी हुई हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन वी प्रिवेंट द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन फ्रॉम रस्टिंग। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हमारे पास है पेज नंबर 64 पर। सो ओपन योर बुक पेज नंबर 64। लास्ट टॉपिक आपकी रीडिंग के दौरान जो हमने पढ़ा था प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, तो इसके अंदर कुछ डिफरेंट प्रिवेंशंस दी हुई हैं, ये आपने लिखनी है। ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। द ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है और कोट पाउडर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है बी अवॉइडेड तक, तो आपने ये इसका आंसर यहाँ पर लिखना है। स्टूडेंट्स उसके बाद है डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ मटेरियल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो स्टूडेंट्स हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना है, तो इसका आंसर पेज नंबर 63 और 64 दोनों आएंगी, क्योंकि यहाँ पे हमसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा गया है, तो उसमें हम लोग कंडक्टिविटी और ये सब कुछ लिखेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है पेज नंबर
63 एंड 64। 63 पर आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया, जिसमें कंडक्टिविटी, इसके अलावा आपके पास आ जाएगा सॉल्युबिलिटी, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ तक इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगी कंप्लीट। उसके बाद स्टूडेंट्स हमसे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज में देखें तो जहाँ से हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ा है पेज नंबर 63 पर, वहीं पे क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर आपका पेज नंबर 63 पर मौजूद है। ऊपर टॉपिक लिखा हुआ है, मतलब हेडिंग लिखी हुई है उसकी, यूजिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जिसमें आपके पास रिएक्टिविटी, एसिडिटी, फ्लेमेबिलिटी, ये तीनों टॉपिक इसमें कवर होंगे। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें आपके पास कुछ टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, जैसे फिजिकल चेंजेस के बारे में पूछा गया है। फिर उसके बाद आपसे यहाँ पे ऑक्सीजन के रिएक्शन के बारे में पूछा गया है, जिसमें कंबस्शन, रस्टिंग और टार्निशिंग के बारे में आप बताएंगे। देन आपसे प्रिवेंशंस पूछी गई हैं कि आप किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं आयरन को, यानी बचा सकते हैं रस्टिंग से। फिर उसके बाद आपसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा गया है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। स्टूडेंट्स अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। क्वेश्चन हम बुक से देखेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन जो पूछा हुआ है उसमें कुछ हमसे सब क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, जैसे द गैस वी यूज इन आवर किचन इज मोस्टली मीथेन, राइट। और उसके हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखते हैं हम सबसे पहले कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, और उनका आंसर जो है मैं यहाँ बोर्ड पर लिखूंगी। आप तमाम बच्चे उसको अपने पास नोट डाउन कर लें नोटबुक पर। क्या क्वेश्चन है हमारा? कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में आंसर नंबर है हमारा 1, उसका ए है, क्योंकि हमसे 3 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। व्हाट आर द रिएक्टेंट्स व्हेन वी बर्न मीथेन इज बर्न्ड। स्टूडेंट्स मीथेन जब हम लोग जलाते हैं तो हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? तो इसका आंसर है मीथेन एंड ऑक्सीजन आर reactants when we burn मीथेन। इज इट क्लियर? जब हम मीथेन को जलाते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास जो उनकी रिएक्टेंट्स हैं वो क्या हैं, और इनके प्रोडक्ट्स देखिए, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है वो पूछा हुआ है कि इसके प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो प्रोडक्ट्स में हमारे पास है आंसर बी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये 2 प्रोडक्ट्स हैं। जब हम लोग मीथेन को बर्न करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट्स आती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। स्टूडेंट्स अब उन्होंने कहा है कि आपने इसको वर्ड इक्वेशन में लिखना है, ठीक है? तो हम लिख लेते हैं। अगर मैं इसको अल्फ़ाबेट की सूरत में ना लिखूं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो ये है। और अगर आप इसको अल्फ़ाबेट की सूरत में लिखना चाहते हैं मीथेन और ऑक्सीजन नाम के साथ, और यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में, तो आपको देख सकते हैं। लेकिन जाहिर बात है कि अब इसको आपको बैलेंस करना पड़ता है, तो ये बैलेंस और इम्बैलेंस आप बड़ी क्लास में सीखेंगे। स्टूडेंट्स उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमसे जो पूछा गया है वो है
Wet clothes are hanged in the sun and they become dry. और इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? What happens to the water and wet clothes? तो स्टूडेंट्स क्या होगा? Water in the wet clothes evaporates. आंसर 2 का ए पार्ट है. Water in the wet clothes evaporates. जो पानी होता है उसमें वो क्या हो जाता है? इवेपोरेट कर जाता है. इसका बी वाला आंसर देखिए. क्वेश्चन है व्हाट मेक इट्स रिमूवल फ्रॉम द क्लॉथ्स. क्या चीज इसमें से रिमूव करती है पानी को? हीट फ्रॉम द सन, हीट फ्रॉम द सन. स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर एक साइकिल भी उन्होंने ड्रॉ किया हुआ है अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 में. लेकिन यहाँ पर कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में हमसे बहुत उन्होंने कॉमन क्वेश्चन किए हुए हैं और उनके आंसर्स आप देख रहे हैं कि एक एक लाइन के हैं. तो आपने इनको अच्छे तरीके से लर्न करना है. तो हमसे क्वेश्चन सेकंड पूछा गया है कि वो जो हमारे पास क्लॉथ्स हैं उनको क्या चीज़ उसमें से वाटर को रिमूव करने का काम करती है. तो हीट फ्रॉम द सन रिमूव्स वाटर, removes water. Heat from the sun removes water from the clothes. इसका क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं. Is this a chemical change? स्टूडेंट्स क्या ये केमिकल चेंज है? नो, नो इट इज़ नॉट अ केमिकल चेंज. ये पूरी स्टेटमेंट आप लिख लें क्योंकि आपको पता है कि केमिकल चेंज वो चेंज है जिसमें हमारे पास कुछ न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं. लेकिन ये फिजिकल चेंज है. जाहिर बात है कपड़ों की कोई हमने उसको गीला किया है या धोया है तो हम उसको ड्राई करने के लिए जो है हीट उसमें डाल देते हैं सूरज के आगे यानी धूप में, ताकि सन जो है जो हीट है वो रिमूव कर सके वाटर को और इवेपोरेट हो जाए सारा वाटर और जो हमारे कपड़े हैं वो ड्राई हो जाएं. क्योंकि हमने एग्जांपल में भी पढ़ा था कि इवेपोरेशन का प्रोसेस है जो कि कपड़ों को सुखाने का काम करता है यानी इनको ड्राई करने का काम करता है. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जर्व द फिनोमेना गिवन इन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. स्टूडेंट्स हमारे पास इसका डी वाला है, नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व इन दिस चेंज. तो स्टूडेंट्स ये कौन सा चेंज है हमारे पास? हमने इस प्रोसेस का नाम बताना है. आपको पता है कि ये केमिकल चेंज नहीं है तो ऑब्वियसली ये क्या है? फिजिकल चेंज है. आगे देखिए, पॉइंट आउट द चेंजेस बीइंग हैपेंड. स्टूडेंट्स इसमें हमने ये देखना है कि क्या चेंज है. देखें सबसे पहले लिक्विड वाटर है हमारे पास जो कि मैंने आपको डायग्राम बनाकर भी समझाया था. जब उसे फ्रीज करेंगे तो वो 0 डिग्री पर फ्रीज होके आइस क्यूब यानी लिक्विड से सॉलिड मटेरियल में चेंज हो जाएगा. फिर जब वो उसको थोड़ा सा टेम्परेचर मिलेगा तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा 0 डिग्री पर ही और वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा. यानी पहले लिक्विड सॉलिड में, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है. और वही लिक्विड जब आप उसको बॉईल करते हैं, एक टेम्परेचर देते हैं पर्टिकुलर यानी 100 डिग्री, तो उस पर जब वो बॉयल होता है तो स्टीम बन जाता है. तो आपने ये बताना है कि कौन सा चेंज है. तो स्टूडेंट्स ये फिजिकल चेंज है जो कि हम लोग रीडिंग के दौरान भी पढ़ चुके हैं. वी हैव डिस्कस अबाउट दिस वाइल रीडिंग. स्टूडेंट्स सेकेंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द केमिकल चेंजेस अकरिंग देयरइन. तो स्टूडेंट्स हमने तो इसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं देखा क्योंकि आप देखें कि जो हमने डायग्राम बनाई थी उसमें हमारे पास जो साइकिल चल रहा है जिसमें आपने ये देखा कि हमारे पास जो है लिक्विड पहले सॉलिड में चेंज हुआ और उसके बाद फिर दोबारा से लिक्विड में, फिर गैशियस फॉर्म में चेंज हो गया. तो इसमें हमारे पास कोई केमिकल चेंज नहीं आया. जैसे मैंने आपको बताया था कि वाटर का एक ड्रॉप है, ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर वो एक आइस क्यूब में चेंज हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जब ये दोबारा मेल्ट होता है तो किस में चेंज हो जाता है, वाटर में, लिक्विड में। और जब इसको बॉयल करते हैं तो फिर ये स्टीम में चेंज हो जाता है और दोबारा से कंडेंस होता है और फिर लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो इसमें ये लिक्विड सॉलिड में, सॉलिड लिक्विड में, और उसके बाद ये गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। तो हमने ये फिनोमेना जो पढ़ा था ये फिजिकल चेंज है, तो इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है देयर इज नो केमिकल चेंज अराउजिंग। उसके बाद सी है आइडेंटिफाई द फिजिकल चेंजेस अकरिंग देयरइन। तो हमने ये बताना है कि इसमें लिक्विड किस में चेंज हुआ है। तो आपने ये देखा कि जो लिक्विड है यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये चेंज किस में हुआ, गैसियस स्टेट में। तो हम ये लिख सकते हैं कि लिक्विड चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट। इन प्रोसेसेस से गुजर कर ये स्टीम बन गया और गैसियस स्टेट पर चेंज हुआ, जिसमें हमने जब इसे बॉयल किया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मेल्ट ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हुआ, ठीक है। कंडेंस भी आपको पता है यहाँ पर होगा। तो इसका आंसर ये बनेगा कि लिक्विड चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग, राइट। लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड ऑन फ्रीजिंग, लिक्विड चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग। तो आप देखेंगे स्टीम में चेंज हो जाता है, राइट। उसके बाद है नेम द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द होल फिनोमेना। तो स्टूडेंट इसमें कौन से प्रोसेस थे, एक तो था इवेपोरेशन और दूसरा है कंडेंसेशन। कौन से प्रोसेस है, 4 वाले का आंसर है इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, जिसमें आप देखिए कि कैसे कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में चेंज हुआ और लिक्विड से फिर ये प्रोसेस 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टीम यानी कि वेपर्स में चेंज हुआ। और वेपर्स और स्टीम में क्या फ़र्क होता है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारे पास वेपर है वो हमें कोई भी टेम्परेचर देंगे तो पानी जो है वो वेपर बन के बुखारात की फॉर्म में ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन स्टीम वो है जिसमें हम एक एक्सट्रीम हीट देते हैं जिसके बाद बाकायदा भाप बनती है और पानी जो है वो सारा स्टीम की फॉर्म में भाप बन के उड़ जाता है। स्टूडेंट्स उसके बाद है कि आपने ये बताना है इन्वेस्टिगेट द रोल ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ क्रूड ऑयल इन देयर सेपरेशन ड्यूरिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। तो आप ये देखिए कि हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं क्रूड ऑयल की, डिफरेंट कंपोनेंट्स में चेंज हो जाता है। जैसे नेचुरल गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, जब हम उनको सेपरेट करते हैं, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स देते हैं तो हमारे पास वो कंपोनेंट्स आ जाते हैं, राइट। तो आपने रोल बताना है, उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स बताने हैं। उसके बाद यहाँ पर हम प्रोजेक्ट दिया गया है जिसमें आप जो है कि आपके स्कूल में कोई सेमिनार हो जिसमें आप कंबस्चन के और जो हमारी इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, फ्यूल की वजह से कंबस्चन हो रही है और उससे इन्वायरमेंट पे हमारे क्या फ़र्क पड़ रहा है। इसके अलावा ये कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी जैसे कुछ टॉपिक के ऊपर उन पर डिस्कशन की जाए। इसके अलावा जो हमारे इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स हैं या जो भी इफ़ेक्ट हैं पॉल्यूशन के, उनके बारे में डिस्कशन हो। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि हम किस किस तरीके से इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, यानी अपनी इन्वायरमेंट को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं। तो हमने कंबस्चन के काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़े थे जिसकी वजह से हमारी इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रही है और उसमें बहुत नुकसान हो रहा है, जिसमें बहुत सारी ऐसी डिजीज़ जो हैं वो फैल रही हैं जिसकी वजह से वो मतलब वो फैटल डिजीज़ में चेंज हो जाती हैं, जैसे कैंसर वगैरह। स्टूडेंट्स अब आपकी जो एक्सरसाइज है वो हो गई है कंप्लीट। आपने एक्सरसाइज में जो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस और इसके अलावा ये कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपने इन्हें अच्छे तरीके से याद करना है और अपनी नोटबुक पर लिखना है। इसके अलावा आपको जो रीडिंग के दौरान डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग बताए गए हैं और डिफ़िकल्ट वर्ड्स बताए गए हैं वो आपने डिक्टेशन वर्ड्स और वर्ड्स मीनिंग के तौर पर करने हैं। और इसके अलावा जो आपका काम है खुद करने का वो ये है कि आपने रीडिंग के दौरान मतलब आपको सारी डिटेल बताई गई है तो आपने इसमें से कुछ
ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स खुद 5-5 बनाने हैं, ताकि आपको पता चले कि आप टॉपिक में से किस तरीके से खुद बना सकते हैं। तो ये आपने खुद बनाना है काम, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपके जो MCQs हैं वो बन सकते हैं तो आपने खुद बनाने हैं। और स्टूडेंट्स, इसमें जो एक्टिविटीज़ के दौरान क्वेश्चंस आए हैं वो भी आपने अच्छे तरीके से करने हैं। और जो इसमें टेबल्स और इसके अलावा जो हमारे पास कुछ रिएक्शंस थे वो आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। जैसे फिज़िकल चेंजेस में है हीटिंग ऑफ जिंक ऑक्साइड, निक्रोम वायर, कॉमन सॉल्ट, फिर कंबस्शन, रस्टिंग, टार्निशिंग, उसके बाद फिर उसमें हीटिंग ऑफ शुगर, हीटिंग ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। तो स्टूडेंट्स, ये वो है जिनका प्रैक्टिकल वर्क भी है, लेकिन मैंने आपको वो समझा दिए, क्योंकि आप जब बड़ी क्लास में जाएंगे तो आप प्रैक्टिकली करेंगे इसका, यानी इसको परफॉर्म करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। लेकिन ये होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है और हम इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं, ये मैंने रीडिंग के दौरान आपको बताया है। तो आपने अच्छे तरीके से इसको लर्न करना है। और जो केमिकल इक्वेशन है उसकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है कि हम किस तरह उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी केमिकल रिएक्शंस को। जैसे आपने उसमें सिंबल्स यूज़ करने हैं, कुछ फार्मूला, साइंस, फिर आप उसको प्रॉपर अल्फ़ाबेट में भी लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको सिंबल्स में लिखा है, ठीक है। मीथेन का, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आपको पता है हम पीरियोडिक टेबल में भी डिस्कस कर चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर आपका हो गया है कंप्लीट। We will meet in the next lecture. So take care of yourself and your family members. Allah Hafiz.